नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सब पढ़ेंगे संतुलित विकास व असंतुलित विकास। संतुलित विकास क्या है और असंतुलित विकास क्या है। तो संतुलित विकास का क्या अर्थ है, इसके क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्यों आलोचना की जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से असंतुलित विकास, तो इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्यों आलोचना की जाती है। और एक अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित विकास आवश्यक है या असंतुलित विकास आवश्यक है या दोनों आवश्यक है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते देखते हैं कि संतुलित विकास का क्या अर्थ है। संतुलित विकास सभी क्षेत्रों का समान विकास, सभी उद्योगों का एक समान विकास, सभी क्षेत्रों का, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों का एक समान विकास। उद्योग, निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, सभी उद्योगों का एक समान विकास संतुलित विकास कहलाता है। इसी प्रकार से उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु उद्योग दोनों का समान विकास संतुलित विकास कहलाता है। तो संतुलित विकास की एक सामान्य सी परिभाषा है कि विकास की वह रणनीति जिसमें सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाता है। इसमें प्रोफेसर अलग घोष की परिभाषा है कि सभी क्षेत्रों का एक समान विकास हो। संतुलित विकास का क्या अर्थ है, तो प्रोफेसर अलग घोष ने कहा कि सभी क्षेत्रों का एक समान विकास हो ताकि उपभोग, निवेश, आय समान दर से बढ़े। उपभोग यदि बढ़ रहा है और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। उपभोग के अनुपात में निवेश ताकि उत्पादन कार्य बढ़ सके, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से उपभोग, निवेश और आय में समान दर से वृद्धि आर्थिक विकास के संतुलित विकास कहलाती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर रेडावे ने भी परिभाषा दी है कि सभी अंगों का समान विकास, सभी अंग, उपभोग और उत्पादन दोनों का संतुलित विकास, दोनों का समान विकास। इसी प्रकार से उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं दोनों का विकास, कच्चे माल और निर्मित माल दोनों का समान विकास। तो ये प्रोफेसर रेडावे की जो परिभाषा है कि उनकी परिभाषा के आधार पर भी हम संतुलित विकास की परिभाषा को इस प्रकार से साधारण अर्थों में व्यक्त कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी अंगों का समान विकास संतुलित विकास कहलाता है। संतुलित विकास से इसकी क्या विशेषताएं हैं संतुलित विकास की। तो संतुलित विकास की विशेषता यह है कि समान निवेश, अर्थव्यवस्था में समान निवेश किया जाता है। सभी क्षेत्रों में निवेश, और मांग और पूर्ति, मांग में भी वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है तो मांग के अनुरूप पूर्ति में भी वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। जब मांग और पूर्ति दोनों में वृद्धि, संतुलित वृद्धि की जाएगी तो इससे मूल्यों में स्थायित्व बना रहेगा। इसी प्रकार से पूरक उद्योगों का विकास, उद्योगों के कुछ पूरक उद्योग भी होते हैं। तो संतुलित विकास में प्रमुख उद्योगों के साथ साथ में पूरक उद्योगों का भी समान रूप से विकास अति आवश्यक है। ये संतुलित विकास की शर्त हैं। विदेशी
व्यापार को प्रोत्साहन। संतुलित विकास में निर्यात वृद्धि की जाती है, तो निर्यात बढ़ने से विदेशी व्यापार जो है वो प्रोत्साहित होता है और बड़े धक्के की आवश्यकता है। तो संतुलित विकास करने के लिए ये आवश्यक है कि पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और बड़ी पूंजी लगा करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक साथ समान विकास किया जाता है। इसी प्रकार से लाभ कि संतुलित विकास के क्या लाभ हैं, एक अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास क्यों करना चाहिए, संतुलित अर्थव्यवस्था से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, इसकी भी चर्चा। तो सबसे पहले क्या है कि बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं। संतुलित विकास से बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं, रोजगार में वृद्धि होती है। चूंकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो रोजगार में वृद्धि होती है। मूल्य स्थिरता, चूंकि उपभोग और उत्पादन दोनों में वृद्धि, समान वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए संतुलित अर्थव्यवस्था में, संतुलित विकास की रणनीति में मूल्य स्थिरता बनी रहती है। इसी प्रकार से सर्वांगीण विकास, अब चूंकि सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होता है। संतुलित विदेशी बाजार, तो चूंकि इसमें निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, निर्यात प्रोत्साहित होता है, विदेशी व्यापार का आकार बड़ा होता है। किंतु संतुलित विकास के आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो संतुलित विकास की आलोचनाएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जाती है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। संतुलित विकास में अब चूंकि सभी क्षेत्रों में समान निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से दूसरे बिंदु पर इसकी आलोचना की जाती है कि सीमित साधनों का अपव्यय होता है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का विकास जब करने की रणनीति, संतुलित विकास की रणनीति अपनाई जाती है तो साधनों का समान विभाजन किया जाता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक साधनों की आवश्यकता है और किसी क्षेत्र में कम साधनों से उसका काम हो सकता है, तो चूंकि संतुलित समान साधनों का बंटवारा किया गया है तो इससे एक जगह अधिकता और एक जगह कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये साधनों का अपव्यय कहलाता है। लागतों में वृद्धि हो जाती है। इसका भी चूंकि सभी क्षेत्रों में रोजगार, श्रमिकों का कार्य, श्रम बल का विभाजन होता है, तो इससे लागतों में भी प्रभाव पड़ता है। साधन अनुपात की समस्या, ये चूंकि श्रम बल का समान रूप से जब वितरण किया जाता है तो किसी क्षेत्र में कम साधनों की आवश्यकता होती है, वहां पे भी अधिकता उत्पन्न हो जाती है, तो ये साधन अनुपात की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अल्प विकसित देशों के लिए संतुलित विकास की रणनीति जो है ये अव्यवहारिक मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। समान क्षेत्रों में सभी उद्योगों में निवेश करने के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण से अब चूंकि अल्प विकसित देशों के पास पूंजी का अभाव होता है, अब पूंजी की कमी है और सभी क्षेत्रों में समान निवेश करना है, तो ये अल्प विकसित देशों के लिए संतुलित विकास की अवधारणा और संतुलित विकास की जो रणनीति है इसको सही नहीं माना गया है। संतुलित विकास यद्यपि आवश्यकता, सभी अर्थव्यवस्था संतुलित विकास चाहते हैं और संतुलित विकास सभी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी है।
असंतुलित विकास का क्या अर्थ है? तो असंतुलित विकास विशेष क्षेत्र या उद्योगों का विकास करना है। आर्थिक विकास क्या है कि आर्थिक विकास असंतुलन की एक श्रृंखला है। तो इसमें क्या है कि असंतुलित विकास, तो इसमें किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, किसी एक क्षेत्र का विकास असंतुलित विकास। किसी एक उद्योग का विकास, पूंजीगत वस्तुओं उद्योग का विकास या उपभोक्तागत वस्तुओं के उद्योगों का विकास, ये असंतुलित विकास। किसी एक क्षेत्र विशेष का विकास करना असंतुलित विकास कहलाता है। तो असंतुलित विकास की साधारण सी परिभाषा है कि किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना असंतुलित विकास की रणनीति कहलाती है। किसी विशेष उद्योग का विकास करना असंतुलित विकास की रणनीति कहलाती है। तो इसमें प्रोफेसर हर्षमैन की परिभाषा है कि आर्थिक विकास असंतुलन की एक श्रृंखला है। तो उनके अनुसार कि अर्थव्यवस्था में जानबूझकर असंतुलन यदि उत्पन्न किया जाएगा तो इससे प्रोत्साहन और दबाव उत्पन्न होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था का विकास होगा। वही प्रोफेसर प्रवीण सिंगर का मत है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में असंतुलन आवश्यक है। तो असंतुलित विकास का क्या अर्थ है? तो असंतुलित विकास किसी क्षेत्र विशेष या उद्योग का विकास करना है। विशेषताएं, बड़ा धक्का। बिग पुश थ्योरी यहां पर भी काम करती है। अब बिग पुश थ्योरी क्या होगी? किसी विशेष क्षेत्र में अत्यधिक भारी निवेश, इससे क्या है कि प्रोत्साहन उत्पन्न होगा और अन्य क्षेत्रों पर दबाव उत्पन्न होगा। और सामाजिक उपरिव्यय पूंजी, यानी कि जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है कुशल मानवीय पूंजी, इसका विकास किया जाए, इस पर अत्यधिक निवेश किया जाए ताकि कुशल पूंजी का निर्माण हो सके जो प्रमुख उद्योगों में अर्थव्यवस्था में उपयोग आती है। लाभ क्या है असंतुलित विकास से? कि तीव्र विकास होता है। किसी क्षेत्र विशेष में बड़ा निवेश किया जाता है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हो जाती है, सहायक उद्योगों का भी विकास हो जाता है। असंतुलित विकास से सहायक उद्योगों का भी विकास हो जाता है और ये स्थायी विकास होता है। और असंतुलित विकास में साधनों का अधिकतम उपयोग भी होता है। आलोचना की जाती है असंतुलित विकास की कि इसमें प्रोत्साहन का तो महत्व दिया गया है, किंतु आर्थिक विकास के प्रतिरोधक तत्वों जो विकास के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं उसकी उपेक्षा की गई है। अपव्यय, इसमें कुछ साधनों का उपयोग होता है और कुछ साधन निष्क्रिय रहते हैं, इस कारण से साधनों का अपव्यय होता है। स्फीतिकारी दबाव, चूंकि क्षेत्र विशेष का ही निवेश किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, यदि मांग बढ़ रही है, उत्पादन कम है, तो स्फीतिकारी प्रेशर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि अल्प विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, तकनीकी ज्ञान की कमी होने के कारण से असंतुलित विकास की रणनीति सफल नहीं हो पाती है। आधारभूत संरचना का अभाव, चूंकि अल्प विकसित देशों में आधारभूत संरचना
का अभाव होता है। इस कारण से असंतुलित विकास की जो रणनीति है वो सफल नहीं हो पाती है। ये जो निम्न बिंदु है ये असंतुलित विकास की आलोचना करते हैं। संतुलित विकास के समर्थक जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ, फ्रेडरिक लिस्ट, रेगनर नक्शे, आर्थर लुइस, रोजेस्टिन रोडान और लिविंगस्टीन, प्रोफेसर रोस्टो, इन लोगों ने संतुलित विकास की रणनीति को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व माना है। इसी प्रकार से असंतुलित विकास के जो समर्थक हैं तो उसमें प्रोफेसर आर्समैन, प्राइवेट सिंगर, फ्लेमिंग और किंडलवर्जर प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने असंतुलित विकास का समर्थन किया है। अब एक प्रश्न हमारे सामने ये उत्पन्न होता है कि संतुलित विकास की रणनीति लाभदायक है या असंतुलित विकास की रणनीति लाभदायक है। यद्यपि दोनों विकास की जो रणनीति है उनमें कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए। तो इसमें बहुत से विद्वानों का ये मत है कि संतुलित विकास और असंतुलित विकास दोनों रणनीतियों में प्रतिरोध या प्रतिस्पर्धा नहीं है। दोनों ये जो विकास की रणनीति हैं दोनों पूरक हैं। तो इसलिए इनका संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। समन्वय, इन दोनों रणनीति में समन्वय बनाना चाहिए। पॉल स्ट्रीटन का भी यही कहना है कि दोनों पद्धतियां क्या है कि पूरक, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। इसलिए अल्प विकसित देशों को विकास की रणनीति बनाते समय इन दोनों रणनीतियों के समन्वय की आवश्यकता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में समान आवंटन किया गया, यद्यपि प्राथमिकताएं अलग अलग थी, किंतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में असंतुलित विकास की रणनीति को अपनाया गया और फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में संतुलित विकास की रणनीति को अपनाया गया। धीरे धीरे भारत की लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में संतुलित विकास की रणनीति को अपनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।